नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेटिव हायर सेकेंडरी पर। हम पढ़ रहे हैं फिलोसफी ऑफ प्लानिंग यूपीएससी में पेपर 2 का सेक्शन है सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी यानी सामाजिक राजनीतिक दर्शन, जिसमें हमारे सिलेबस का तीसरी यूनिट चल रहा है व्यक्ति एवं राज्य। जो सिलेबस की तीसरी यूनिट है व्यक्ति एवं राज्य, तो हमने पहली क्लास में देखा था व्यक्ति और राज्य, इसके बारे में क्या क्या मत हैं ये देखा था, और व्यक्ति और राज्य इसकी क्या क्या प्रारूप हैं। फिर हमने देखा था अधिकार कि अधिकार क्या कहलाता है। अगर हम थोड़ा रिपीट करें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक परिस्थितियां, उनका हम क्या बोलते हैं, अधिकार। तो हमने ये देखा था और आज उसके आगे पढ़ रहे हम तो अधिकार। तो अधिकार में हमने एक सिद्धांत भी देखा था, अधिकार का हमने प्राकृतिक सिद्धांत भी देखा था। आइए हम देखते हैं अधिकार का दूसरा सिद्धांत। तो हेडिंग डाल लीजिए अधिकार का कानूनी सिद्धांत। कानूनी सिद्धांत। अब अधिकार का कानूनी सिद्धांत, ये अधिकार का कानूनी सिद्धांत ये क्या होता है। और अगर हम देखें अधिकार का कानूनी सिद्धांत तो इसके विचार से कानून केवल, अगर देखें अधिकार का कानूनी सिद्धांत, उसके पहले प्लीज आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। जो यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और फिलोसफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कानूनी सिद्धांत। और ये कानूनी सिद्धांत क्या होता है, तो कानूनी सिद्धांत के अनुसार ये होते हैं कि अधिकार, कानूनी सिद्धांत ये बोलता है कि अधिकार राज्य की देन है। अधिकार राज्य की देन है। कानूनी सिद्धांत ये बोलता है कि अधिकार राज्य की देन है और राज्य केवल कानूनी अधिकार, कानूनी सिद्धांत ये बोलता है कि अधिकार राज्य की देन है और राज्य केवल व्यक्ति की उन्हीं मांगों को अधिकार के रूप में स्वीकार करता है। जो राज्य व्यक्ति की केवल उन्हीं मांगों को अधिकार के रूप में, केवल उन्हीं मांगों को अधिकार के रूप में स्वीकार करता है। अधिकार के रूप में स्वीकार करता है। व्यक्ति की केवल उन्हीं मांगों को अधिकार के रूप में स्वीकार करता है जिन्हें कानून के रूप में मान्यता देता है। जिन्हें कानून के माध्यम से मान्यता देता है। मतलब क्या होगा, कानूनी सिद्धांत का मतलब यह होगा कि कानूनी सिद्धांत के अनुसार कि अधिकार राज्य की देन है। जो अधिकार है राज्य की ही देन है। अधिकार राज्य की देन है और राज्य व्यक्ति की केवल उन्हीं मांगों को अधिकार के रूप में स्वीकार करता है जिन्हें कानून के माध्यम से मान्यता देता है। बाकी को मान्यता नहीं देता, उनको स्वीकार भी नहीं करता। केवल उन्हीं मांगों को अधिकार के रूप में स्वीकार करता है जिन्हें कानून के माध्यम से मान्यता देता है। और एक विचारक हैं बेंथम जो विचारक हैं ये बोलते हैं कि अधिकार केवल बेंथम तो ये बोल देते हैं कि अधिकार केवल और केवल कानून का फल है। मतलब बेंथम जो विचारक है ये बोलते हैं कि अधिकार केवल और केवल कानून का फल है। अधिकार केवल कानून और केवल कानून का फल है। बिना कानून के कोई अधिकार नहीं है। बिना कानून के
कोई अधिकार नहीं होता, बिना कानून के कोई अधिकार नहीं होता, और ना तो कानून के पहले कोई अधिकार होता है और ना ही कानून के पहले कोई अधिकार होता है, कोई अधिकार होता है। मतलब ये बोल देते हैं बेंथम कि अधिकार केवल और केवल यहां ये ध्यान रखिए, केवल और केवल कानून का फल है। किसका? कानून का। और बिना कानून के कोई अधिकार नहीं होता, बिना कानून के कोई अधिकार नहीं होता, और ना ही कानून के पहले कोई अधिकार होता है, और ना ही कानून के विरुद्ध कोई अधिकार होता है, और ना ही कानून के विरुद्ध ना तो कानून के बिना कोई अधिकार होता है, ना कानून के पहले कोई अधिकार होता है, और ना ही कानून के विरुद्ध कोई अधिकार होता है, कोई अधिकार होता है। इसलिए यह बोलते हैं कि अधिकार केवल और केवल कानून का फल है, अधिकार केवल और केवल कानून का फल है। तो अभी हमने देखा कानूनी सिद्धांत। ये कानूनी सिद्धांत ये बोलता है कि अधिकार राज्य की देन है, अधिकार केवल और केवल राज्य की देन है। अधिकार व्यक्ति की केवल, यहां पर केवल ध्यान रखिए, व्यक्ति की केवल उन्हीं मांगों को अधिकार के रूप में स्वीकार करता है जिन्हें कानून के माध्यम से मान्यता देता है। और बेंथम जो विचारक हैं ये बोल देते हैं कि अधिकार केवल और केवल राज्य का फल है, कानून का फल है, सॉरी, अधिकार केवल और केवल कानून का फल है, और बिना कानून के कोई अधिकार नहीं होता। बेंथम तो ये बोल देते हैं कि बिना कानून के कोई अधिकार नहीं होता, और ना ही कानून के पहले कोई अधिकार होता है। अगर मान लो कोई कानून है, कोई अधिकार है, अधिकार, अगर मान लो कोई अधिकार है, तो ना तो कोई अधिकार के पहले, अगर हम देखें तो कानून के पहले, अगर कोई कानून है तो कानून के पहले कोई अधिकार नहीं होगा, कानून के पहले कोई अधिकार नहीं होगा, और कानून के बिना कोई अधिकार नहीं होगा, कानून के बिना भी कोई अधिकार नहीं होगा, और कानून के विरुद्ध भी कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए कानून बहुत आवश्यक है, यहां ये बोल देते हैं। अगर हम इसके आगे देखें, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, और आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, और एक ही नोट्स को बार बार पढ़िए, एक ही वीडियो को बार बार देखिए, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ना कि ज्यादा नोट्स के पीछे भागिए, जो मिल रहा है उसी को पढ़िए। आपने इतना लिख लिया होगा। हम देखते हैं कानूनी सिद्धांत। तो अगर हम इसके आगे देखें तो इस सिद्धांत के अनुसार ये जो कानूनी सिद्धांत है, कानूनी सिद्धांत जो कानूनी सिद्धांत है, ये प्राकृतिक अधिकारों की भांति, जो इस सिद्धांत के अनुसार जो कानूनी सिद्धांत है, प्राकृतिक अधिकारों की भांति, जो प्राकृतिक अधिकार थे, प्राकृतिक अधिकारों की भांति, प्राकृतिक अधिकारों की भांति, जो मतलब कानूनी सिद्धांत है, ये जो कानूनी सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों की भांति, प्राकृतिक अधिकारों के भांति अधिकारों की निरपेक्षता को स्वीकार नहीं करता। मतलब यह है कि इस सिद्धांत के, मतलब जो इस सिद्धांत के कानूनी सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों की भांति अधिकारों के निरपेक्षता को स्वीकार नहीं करता, निरपेक्षता को स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक अधिकारों की भांति अधिकारों की निरपेक्षता को स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमने प्राकृतिक अधिकार देखे थे कि प्राकृतिक अधिकार में क्या था कि व्यक्ति को जन्म से या भगवान की देन है। जो अधिकार हैं प्राकृतिक अधिकार में यह था कि व्यक्ति को अधिकार जन्म से या ईश्वर की देन है। जो अधिकार है
जन्म से, यह ईश्वर की देन है, ईश्वर की देन है। इसलिए राज्य इन पर कोई सीमा नहीं लगा सकता, इसलिए राज्य इन पर कोई सीमा नहीं लगा सकता। तो ये सब प्राकृतिक अधिकार में, ये क्या है, नकारात्मक तत्व था। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो कानूनी सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों की भांति अधिकारों की निरपेक्षता को स्वीकार नहीं करता, इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि यह बोल रहा है कि जो कानूनी सिद्धांत है, ये कानूनी सिद्धांत अधिकारों को सीमित कर सकता है, जो कानूनी सिद्धांत है अधिकारों को सीमित कर सकता है, उसको समाप्त भी कर सकता है, सीमित कर सकता है, समाप्त कर सकता है, और उन्हें उनका निर्माण भी कर सकता है। कानूनों को सीमित कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इस प्रकार अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति है, राज्य की कैसी है, महत्वपूर्ण स्थिति है। यहां पर अगर हम देखें तो राज्य अधिकारों को सीमित भी कर सकता है और समाप्त भी कर सकता है। तो मतलब राज्य की स्थिति क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब जो कानूनी सिद्धांत ये बोल रहा है कि राज्य की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह कानूनों को सीमित कर सकता है और स्वीकार कर सकता है। जैसे प्राकृतिक अधिकारों में था कि यह, इसमें एक नकारात्मक तथ्य था कि प्राकृतिक अधिकार मानते थे कि ये ईश्वर की देन है, ईश्वर या जन्मजात प्राप्त है, इसलिए नए अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक नकारात्मक तथ्य था। लेकिन कानूनी सिद्धांत क्या है, उन जो निरपेक्षता है उसको स्वीकार नहीं करता, यह बोलता है कि अधिकारों को सीमित कर सकता है और उन अधिकारों को समाप्त कर सकता है। इसलिए ये क्या है, राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति दिखाता है। अगर हम ये देखें कि अधिकार और ये राज्य और क्या क्या करता है, अगर हम राज्य के और कार्य देखें, राज्य के अगर हम कार्य देखें तो राज्य के कौन कौन से कार्य हैं कि सबसे पहले अधिकार को परिभाषित करना, अधिकार को परिभाषित करना। राज्य के कौन कौन से कार्य हैं, अधिकार को परिभाषित करना कि कौन सा अधिकार कैसा है, तो उसको परिभाषित करना, ये क्या है, राज्य का कार्य है। दूसरा कार्य है अधिकार को सीमाबद्ध करना, अधिकारों को परिभाषित भी करना, सीमाबद्ध करना और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करना। और क्या है, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करना। तो यहां पर राज्य के कौन कौन से कार्य हैं कि अधिकारों को परिभाषित करना, अधिकारों को सीमाबद्ध करना और समय के अनुसार उनमें क्या है, परिवर्तन करना। और चौथा है इसका कि इन कानूनों को लागू भी करना, इन अधिकारों को लागू करना। तो ये राज्य के कार्य हैं। राज्य के कार्य कौन कौन से हैं कि अधिकार को परिभाषित करना, अधिकार को सीमाबद्ध करना और अधिकारों को समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करना और परिवर्तन के बाद उसको लागू भी करना, उनको क्या है, लागू करना। तो यहाँ पर हमने अधिकार देखा, यहाँ हमने देखा कानूनी सिद्धांत। अब ये कानूनी सिद्धांत है तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी होंगी। पूरी फिलॉसफी में हमको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि अगर किसी ने कुछ सिद्धांत दिया है, कोई सिद्धांत है, तो उसकी कुछ आलोचनाएं भी होंगी और आलोचना तो होंगी, उसके साथ उसका कुछ महत्व भी होगा। तो आइए हम देखते हैं इसकी आलोचना। थोड़ी बहुत आलोचना भी जरूरी है, तभी तो हम उसका महत्व समझ पाएंगे।
तो आइए हम थोड़ा आलोचना देखते हैं। जैसे कानूनी सिद्धांत क्या है, राज्य को महत्व देता है। कानूनी सिद्धांत राज्य को महत्व देता है, जबकि अधिकार क्या है, अधिकार, कानूनी सिद्धांत राज्य को महत्व देता है, जबकि अधिकार क्या है, ये व्यक्ति केंद्रित अवधारणा है। अधिकार क्या है, व्यक्ति केंद्रित अवधारणा है। अधिकार व्यक्ति केंद्रित अवधारणा है, जबकि अधिकार क्या है, ये एक व्यक्ति केंद्रित अवधारणा है, और जबकि जो सिद्धांत है कानूनी सिद्धांत उसे राज्य केंद्रित बना देता है। अधिकार क्या है, व्यक्ति केंद्रित अवधारणा है, और जो कानूनी सिद्धांत है उसे राज्य केंद्रित बना देता है। उसे क्या, राज्य केंद्रित बना देता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर राज्य ने व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए हैं, तो चूंकि अधिकार क्या है, एक व्यक्ति के केंद्रित अवधारणा है, कि मतलब व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन क्या है, जो कानूनी सिद्धांत है उनको राज्य केंद्रित बना देता है। क्यों? क्योंकि यह राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति दिखाता है। यह क्या है, राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति दिखाता है, इसलिए ये अधिकार को भी राज्य केंद्रित बना देता है। और अगर हम इसका दूसरी आलोचना करें कि इस सिद्धांत को अपनाने पर राज्य निरंकुश हो जाएगा। अब निरंकुश का मतलब क्या हुआ? निरंकुश का मतलब होता है सर्वोच्च, जिस पर अंकुश न लगाया जा सके। सर्वोच्च, यह हम आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो कानूनी सिद्धांत को अपनाने पर राज्य कैसा हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। मतलब जो उसकी मनमानी होगी वही करेगा, और व्यक्ति के अधिकारों का तो इस प्रकार हनन हो जाएगा, और व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो जाएगा, और व्यक्ति के अधिकार का हनन हो जाएगा। अधिकार का हनन होगा, व्यक्ति के अधिकार का हनन हो जाएगा। अगर हम इसके तीसरा देखें कि अधिकार के संदर्भ में एक बात और देखने मिलती है। अधिकार के संदर्भ में एक बात और देखने मिलती है कि सामाजिक महत्वपूर्ण है। अधिकार के संदर्भ में, जैसे अगर हम ये माने कि यह मानना गलत है कि अधिकार के संदर्भ में सभी बातें राज्य तय करता है। यह मानना गलत है कि अधिकार के संदर्भ में सभी बातें राज्य ही तय करता है। राज्य ही तय करता है। मतलब यह मानना गलत है कि अधिकार के संदर्भ में सभी बातें राज्य ही तय करता है, बल्कि यह है कि समाज की भी स्वीकृति आवश्यक है। अगर हम यह मान के चलें कि अधिकार के संदर्भ में सभी बातें राज्य ही तय करेगा, तो यह बात गलत है। अगर हम मान रहे हैं कि अधिकार के संदर्भ में ये सभी बातें राज्य ही तय कर रहा है, राज्य ही सब कुछ कर रहा है, तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि समाज की स्वीकृति भी आवश्यक है। समाज की स्वीकृति भी आवश्यक है। समाज की स्वीकृति भी आवश्यक होगी। अब समाज की स्वीकृति क्यों आवश्यक होगी? क्योंकि अगर राज्य सब कुछ तय कर रहा है, तो चोरी और डकैती को भी तो मान्यता दे सकता है। राज्य चोरी और डकैती को भी मान्यता दे सकता है। अब इंसान चोरी कब करता है? चोरी जब करता है जब उसको जरूरत हो। डकैती जब करता है जब उसको रौब झाड़ना हो। जब रौब झाड़ना हो और परेशान हो। और चोरी जब करेगा जब वो परेशान हो और उसको बहुत आवश्यक हो। लेकिन समाज क्या है? इसको बेकार मानता है। समाज इसको बेकार मानता है,
इसलिए राज्य भी इसको स्वीकृति नहीं दे सकता, इसलिए राज्य इसको स्वीकृति नहीं देता। इसलिए क्या हो गया कि हम कह सकते हैं कि समाज की भी स्वीकृति आवश्यक है। समाज की स्वीकृति इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल में देखें कि चोरी और डकैती, इनको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है। जब इनको समाज स्वीकार नहीं कर रहा है तो राज्य इसको कैसे अनुमति दे सकता है? राज्य इसको कैसे अनुमति देगा जबकि समाज में तो ये स्वीकार ही नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिकार के संदर्भ में समाज की भी स्वीकृति आवश्यक है। अधिकार के संदर्भ में समाज की स्वीकृति भी आवश्यक है। लेकिन हमने अभी इसकी आलोचनाएं देखी हैं तो इसका कुछ महत्व भी होगा, जैसे कानूनी सिद्धांत का कुछ महत्व भी है। तो आइए हम कुछ महत्व देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए। और लाइक और शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन सी वीडियो कब आ रही है। बेल आइकन को दबाएंगे तभी हमको पता चलेगा कौन सी वीडियो कब आ रही है। अगर हम इसका महत्व देखेंगे तो ये है कि कानूनी सिद्धांत ने अधिकार को एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व दिया है। कानूनी सिद्धांत में अधिकार को, कानूनी सिद्धांत ने, जो कानूनी सिद्धांत है, तो कानूनी सिद्धांत ने अधिकार को, अधिकार को बहुत ही व्यवस्थित महत्व दिया है। मतलब जो कानूनी सिद्धांत है उसने अधिकार को बहुत ही महत्वपूर्ण यानी फिर व्यवस्थित महत्व दिया है। जो कानूनी सिद्धांत है उसने अधिकार को बहुत ही व्यवस्थित महत्व दिया है। और यहां पर अगर हम देखें तो अधिकार के दो पक्ष हैं। इसके अधिकार के दो पक्ष हैं, एक कैसे, एक नैतिक पक्ष और कानूनी पक्ष। तो जो कानूनी सिद्धांत है ये कानूनी पक्ष का समर्थन करता है। जो कानूनी सिद्धांत है ये कानूनी पक्ष का समर्थन करता है। अगर हम देखें तो ये कानूनी सिद्धांत, अभी हम देख रहे थे, कानून का ही समर्थन कर रहा है। और अगर हम इसका तीसरा महत्व देखें तो आइए हम देखते हैं कि तीसरे महत्व में और क्या है। तो जो तीसरा महत्व है ये बोलता है कि आधुनिक किसी भी राज्य में, आज किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, आज किसी भी देश में अधिकार को कानून के विरुद्ध नहीं माना जाता। आज किसी भी देश में अधिकार को, आज किसी भी देश में अधिकार को कानून के विरुद्ध नहीं मानते, कानून के विरुद्ध नहीं माना जाता। आज की परिस्थिति यह है कि आज किसी भी देश में अधिकार को कानून के विरुद्ध नहीं मानते। जब कानून के विरुद्ध नहीं मानते तो इसको स्वीकार भी नहीं करते। अगर मान लो कोई अधिकार कानून के विरुद्ध है तो उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे। अगर अधिकार कानून के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, तो उसको स्वीकार भी नहीं करेगा, स्वीकार भी नहीं करेगा। अगर कोई अधिकार कानून के विरुद्ध है तो वो देश उसको स्वीकार भी नहीं करेगा। और अगर देखा जाए तो अधिकांश राज्य में इस कानूनी सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। अगर अधिकांश देश देखें तो अधिकांश जगह या फिर अधिकांश देश में कानूनी सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। कानूनी सिद्धांत को ही महत्व दिया जाता है। तो ये था इसका कानूनी सिद्धांत, अगर हम इसका ये देखें, महत्व देखे थे हमने, पहले हमने देखा कानूनी सिद्धांत, फिर हमने देखा इसका महत्व के बाद हमने इसकी कुछ आलोचना भी करी है। महत्व के पहले हमने इसकी कुछ आलोचना भी करी है,
और इसका कुछ महत्व भी है। तो इसके बाद अगर हम देख रहे हैं कानूनी सिद्धांत हमारा हो गया है, तो इसका जो तीसरा पॉइंट है कि आज किसी भी देश में अधिकार को कानून के विरुद्ध नहीं माना जाता, बल्कि जो अधिकार कानून के विरुद्ध है तो उसको स्वीकार भी नहीं करेगा। जो राज्य है कानून के विरुद्ध वाले अधिकार को स्वीकार भी नहीं करेगा। तो अधिकांश देश में कानूनी सिद्धांत को ही महत्व देते हैं। जो कानूनी सिद्धांत है जो अभी हमने पढ़ा है तो इसको ही महत्व देंगे। तो आइए हम देखते हैं एक अगला सिद्धांत, उसको आप डाल लीजिए, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। लिखिए, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। एक अगला सिद्धांत है ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। हेडिंग डाल लीजिए, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत। तो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत ये क्या है? अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, तो ये सिद्धांत बोलता है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत ये बोलता है कि अधिकार ना तो प्राकृतिक हैं, अधिकार ना तो प्राकृतिक हैं। अगर हम इस सिद्धांत को देखें तो ये बोलता है कि अधिकार ना तो प्राकृतिक हैं, अधिकार प्राकृतिक नहीं है, और ना ही राज्यों ने मान्यता देता है, ना ही राज्य मान्यता देता है। बल्कि ये बोलते हैं कि जो अधिकार हैं, अधिकार रीति रिवाज और परंपराओं की देन है। बल्कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत ये बोलता है कि इतिहास में जो रीति रिवाज और परंपराएं चली आई हैं केवल वही अधिकार हैं। मतलब जो प्राचीन काल से रीति रिवाज और परंपराएं चली आ रही हैं, मतलब जो प्राचीन काल से जो रीति रिवाज, मतलब प्राचीन काल से जो रीति रिवाज और परंपराएं, रीति रिवाज परंपराएं चली आ रही हैं, उन्हीं को बाद में अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। बाद में वही अधिकार का रूप ले लेते हैं, अधिकार का रूप लेते हैं। मतलब ये है इसका अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत ये बोलता है कि जो अधिकार है ना तो प्राकृतिक हैं। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत ये बोलता है कि अधिकार प्राकृतिक नहीं है और ना ही ये राज्य की मान्यता देता है, ना तो ये अधिकार प्राकृतिक हैं और ना ही राज्य ने मान्यता देता है। बल्कि ये बोलता है कि प्राचीन काल से जो रीति रिवाज और परंपराएं चली आ रही हैं वही अधिकार का रूप ले लेते हैं। जो प्राचीन काल से जो परंपराएं चली आ रही हैं, रीति रिवाज चले आ रहे हैं, तो वही अधिकार का रूप ले लेते हैं। और यहां पर अगर हम देखें, अगर एक दार्शनिक थे बर्क, तो बर्क तो ये बोल देते हैं कि अधिकार परंपराओं का मूर्तिकरण है। बर्क तो ये बोल देते हैं कि अधिकार परंपराओं का मूर्तिकरण है। मतलब एक बर्क ये बोल देते हैं कि अधिकार परंपराओं का मूर्तिकरण है। मतलब जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं वही अधिकार हैं, वही अधिकार के रूप में बन जाते हैं। जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं, जो रीति रिवाज परंपराएं पहले से चली आ रही हैं, तो वही बाद में अधिकार बन जाते हैं। तो मतलब ये बोलते हैं कि अधिकार परंपराओं का मूर्तिकरण है।
मतलब एक सिद्धांत यह भी है कि अधिकार का ऐतिहासिक सिद्धांत यह बोलता है कि अधिकार की अवधारणा अलग अलग राज्य में अलग अलग है। अधिकार की अवधारणा अलग अलग राज्य में अलग है। मतलब ये अगर ये सिद्धांत के अनुसार देखें, ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार, तो अधिकार की अवधारणा अलग अलग राज्य में अलग अलग है। और यहां पर अगर हम देखें तो इसका महत्व भी, जो इसका अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, और इसका महत्व भी अलग अलग समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसका महत्व भी समय के अनुसार परिवर्तित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको दोबारा देखें, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, तो ये बोलता है कि अधिकार ना तो प्राकृतिक है, ना राज्यों ने मान्यता देता है, बल्कि प्राचीन काल से जो रीति रिवाज और परंपराएं चली आ रही हैं, केवल वही अधिकार के रूप धारण कर लेते हैं, वही अधिकार का रूप ले लेते हैं। एक दार्शनिक है बर्ग तो ये बोलते हैं कि अधिकार परंपराओं का मूर्तिकरण है। बर्ग ये बोलते हैं कि अधिकार परंपराओं का मूर्तिकरण है, और अधिकार की धारणा अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। अगर हम देखें अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, तो इसके अनुसार कि अधिकार की धारणा अलग अलग रूप में अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, और महत्व भी इसका समय के अनुसार अलग अलग होता है। जो इसके अधिकार की ऐतिहासिक अवस्था है, और जी अनुसार अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि जो ऐतिहासिक महत्व होता है वो समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। मतलब जो ऐतिहासिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व भी समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। मतलब ऐतिहासिक महत्व वर्तमान में अधिकारों के महत्व से अलग है। ऐतिहासिक महत्व भी वर्तमान के अधिकारों से अलग है। दोबारा से देखें तो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत अगर हम दोबारा से देखें तो ये बोलता है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, कि अधिकार ना तो प्राकृतिक है और ना ही राज्यों ने मान्यता देता है, बल्कि जो प्राचीन काल से रीति रिवाज और परंपराएं चली आ रही हैं वही धीरे धीरे अधिकार का रूप ले लेते हैं। और बात तो ये बोलते हैं कि अधिकार जो परंपराएं चली आ रही हैं, तो अधिकार परंपराओं का मूर्तिकरण है, तो बल्कि ये बोल देते हैं। और अगर ऐतिहासिक देखें, ऐतिहासिक सिद्धांत है, ऐतिहासिक सिद्धांत तो ये बोलता है कि अधिकार की अवधारणा अलग अलग राज्य में अलग अलग है। जो अधिकार की धारणा है अलग अलग राज्य में अलग अलग है, और इसका महत्व भी समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यह परिवर्तित क्यों होता है? क्योंकि प्राचीन काल में अधिकार की अवधारणा अलग थी पहले, या प्राचीन काल में अधिकार की अवधारणा अलग थी। प्राचीन काल में अधिकारों की अवधारणा अलग थी, और वर्तमान में अधिकारों की अवधारणा अलग है। मतलब जो पहले के अधिकार हैं और बाद में जो अधिकार की अवधारणा है, दोनों में अंतर है। तो ये है ऐतिहासिक सिद्धांत। मतलब ऐतिहासिक सिद्धांत ये बोलता है कि अधिकार की अवधारणा अलग राज्य में अलग अलग होती है, और ये समय के अनुसार भी परिवर्तित होती है। तो ये क्या है? अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। ये क्या है? अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। हम क्या करेंगे? अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी होंगी, तो आइए हम इनकी आलोचना करते हैं। फिलॉसफी में तो हमको बहुत आलोचना करनी है। पूरी फिलॉसफी में हमको आलोचना और महत्व दो चीज पर ध्यान देना है कि अगर कोई सिद्धांत है तो उसकी आलोचना भी हो जाएगी, तुरंत आलोचना भी होगी, और आलोचना तो होगी, उसके बाद उसका महत्व भी होगा। ऐसा नहीं कि केवल आलोचना ही है, महत्व भी होगा। जैसे
अगर हम देखें आलोचना, अगर हम आलोचना में देखें तो जो सभी अधिकार परंपराओं पर आधारित नहीं होते, सभी अधिकार प्रथाओं पर आधारित नहीं होते, सभी अधिकार प्रथाओं पर आधारित नहीं होते, बल्कि सभी अधिकार प्रथाओं पर आधारित नहीं होते, बल्कि अधिकार के विरुद्ध भी होते हैं। जो अधिकार हैं प्रथाओं पर आधारित नहीं होते, बल्कि प्रथाओं के विरुद्ध भी होते हैं। सभी अधिकार प्रथाओं पर आधारित नहीं होते, बल्कि कुछ अधिकार प्रथाओं के विरुद्ध भी होते हैं, जैसे बाल विवाह ये देखें, और जैसे अछूत का मंदिर में प्रवेश, अछूत का मंदिर में प्रवेश, मंदिरों में प्रवेश, मतलब ये है कि हमको संविधान ने एक समान अधिकार दिए हैं, सबको एक समान माना है। तो ये अछूत की बात कहां से आ गई? अछूत की अवधारणा तो गलत है। ये बोलते हैं, अगर इसकी आलोचना देखें तो सभी अधिकार प्रथाओं पर आधारित नहीं होते, बल्कि प्रथाओं के विरुद्ध भी होते हैं। कैसे? जैसे बाल विवाह एक प्रथा थी, लेकिन क्या है, ये विरुद्ध है। बाल विवाह आज ये समाज के विरुद्ध है। और पहले क्या, अछूतों का मंदिर में प्रवेश नहीं था, अछूतों का पहले मंदिरों में प्रवेश नहीं था, जो भी एक क्या है, बुराई है। अगर हम प्रथा को माने तो इस हिसाब से ये एक बुराई बन जाती है। ये क्या है, बुरी बात है कि बाल विवाह हो रहा है और अछूत का मंदिर में प्रवेश है। अछूत का मंदिर में प्रवेश वर्जित, यहां पर वर्जित कर लीजिए। तो अछूत का मंदिर में प्रवेश, जो अछूत है उसका मंदिर में प्रवेश ही वर्जित है। तो ये क्या है, एक बुराई है, अगर हम प्रथा को मान के चलें। और अगर हम देखें तो सभी अधिकार, सभी सामाजिक रीति रिवाज अच्छे नहीं होते, जो सभी सामाजिक रीति रिवाज हैं अच्छे नहीं होते। इसका मतलब क्या है? जैसे दास प्रथा, सती प्रथा, जो बाल विवाह था, बाल विवाह, तो मतलब ये था कि सभी सामाजिक रीति रिवाज अच्छे नहीं होते, बुरे भी होते हैं। तो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है, जो अधिकारों की जो गतिशीलता है, गतिशीलता को रोकता है। अधिकारों की गतिशीलता के विरुद्ध है, अधिकारों की गतिशीलता के विरुद्ध है। जो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है, अधिकारों की गतिशीलता के विरुद्ध है और समाज सुधार की संभावनाओं को समाप्त करता है, मतलब क्या है कि अधिकार है, गतिशीलता के विरुद्ध है। मतलब जो समाज प्रगति कर रहा है, अगर हम सामाजिक रीति रिवाज को ही अधिकार मानेंगे तो ये गति कहाँ से कर पाएगा? अगर हम पहले की बात मानेंगे, अगर पहले के रीति रिवाज, अगर उन्हीं को मान्यता दी जाए, पहले के जो रीति रिवाज चल रहे हैं, तो समाज गति कहाँ कर पाएगा? और जो समाज सुधार की भावना है वो भी समाप्त हो जाएगी, जो समाज सुधार की संभावना है वो भी समाप्त हो जाएगी। जैसे सती प्रथा, अगर सती प्रथा आज चल रही होती पहले से, तो समाज सुधार ही नहीं हो पाता। इसलिए क्या बोलते हैं कि इसकी कुछ आलोचनाएं हैं, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं तो कुछ महत्व भी होगा। इसकी अगर कुछ आलोचनाएं हैं तो इनका कुछ महत्व भी होगा। अगर हम इनका महत्व देखें तो इसका एकमात्र महत्व ये है
अगर हम महत्व देखें तो इसका महत्व यह है कि इसमें कुछ सुधार और कुछ रीति रिवाज और परंपराओं को स्वीकार किया गया है। अगर हम इसका महत्व देखें तो इसमें कुछ रीति रिवाज व परंपराओं को स्वीकार किया गया है। कुछ रीति रिवाज और परंपराओं को स्वीकार किया गया है। जैसे अगर देखा जाए तो पहले भी यह मानते थे कि चोरी करना पाप है। मतलब चोरी एक अच्छी बात नहीं है, चोरी करना पाप है। डकैती भी एक बुराई है, मतलब ये है कि जो पहले मानते थे कि चोरी करना पाप है, मतलब अच्छी बात नहीं है, और डकैती करना भी एक बुराई है, चोरी डकैती ये क्या बुरी बात है, जो पहले भी इसको मानते थे और आज भी मानते हैं कि दोनों चीजें गलत हैं। ये दोनों चीजें गलत हैं, आज भी ये चीजें दोनों गलत हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि इनका ये महत्व है, जो ऐतिहासिक अधिकारों का महत्व ये है। तो ये था अधिकारों का ऐतिहासिक महत्व, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। तो अभी हमने देखा अधिकारों का कानूनी सिद्धांत और अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। और प्लीज आप अच्छे से इसके नोट्स बनाते जाइए, बार बार रिवाइज करिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते रहिए। जो पहले क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करते रहिए। और मेरी टेलीग्राम आईडी है, उस टेलीग्राम आईडी में आप आंसर भी भेज सकते हैं, जो एजुकेटअप आईएएस एकेडमी है, एजुकेटअप आईएएस एकेडमी। तो एजुकेटअप आईएएस एकेडमी है, तो इस टेलीग्राम आईडी पर आप भेज भी सकते हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, तो आप उस पर इसका आंसर भेज सकते हैं। और आपसे मैं पहले भी बोल रहा हूं कि किसी भी टीचर को जांचने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप पुराने साल के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर पुराने साल के क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, तो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। मैं कोई ऐसा मास्टर नहीं हूं जो फालतू बात करता रहा हूं, मैं केवल पढ़ाई पर फोकस करता हूं। तो पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई, और फालतू बात नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। मेरी सभी क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती है। जैसे आप हिस्ट्री देख सकते हैं, हिस्ट्री अभी जो चल रही है तो आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लीजिए। जो प्री के क्वेश्चन आए हुए हैं पहले के, आप उनको सॉल्व करके देख लीजिए, उसमें वो भी उससे सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, मेरे नोट्स को बहुत अच्छे से बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, वीडियो बार बार देखिए, ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।